गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2, जो कि है पोलिनोमियल, जो कि कुछ 1-2 हफ्ते बाद शायद खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो है वो लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि किसी भी पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ कॉमन सॉरी फैक्टर्स। ठीक है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे, तो अभी इसी का रिवीजन कर लेते हैं। इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा था कि अभी तक तो क्या हुआ, अभी तक तो ऐसा हुआ कि हमने क्या किया था, एक नंबर को फैक्टराइज किया है। 40 को फैक्टराइज करेंगे तो 40 इंटू 10 लिख सकते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल को फैक्टराइज करोगे, जैसे कि एक्स वाई है, तो इसको आप एक्स इंटू वाई लिख सकते हो। अगर किसी वेरिएबल को सॉल्व करोगे जिसके पास पावर है, जैसे कि जेड की पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हो जेड मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, है ना। और अगर कभी आपके पास नंबर भी हो, जैसे 36 भी है और z की पावर 3 भी है, साथ में x भी है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो 36 को तोड़ो, 36 आपका टूट जाएगा। 6 इंटू 6 में 36 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 6 इंटू 6 आ जाएगा। z की फैक्टराइजेशन करोगे तो z आ जाएगा 3 बार और x 1 बार। तो ये सभी चीजें हम सीख चुके हैं कैसे की जाती है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ना तो ऐसा होगा, ना तो ऐसा, ना तो ऐसा, ना ही ऐसा। अब जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि y की पावर 3 जमा 9yz जमा 3xy। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, और आपने जो फैक्टराइजेशन करनी है अब इस पूरे एक्सप्रेशन की करनी है, जो कि यहां से शुरू होकर के यहां पर खत्म हो रहा है। इस पूरी चीज की, इस पूरी टर्म की, इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आपने जो है वो अब फैक्टराइजेशन करनी है। तो कैसे की जाती है, इसी को हमने सीखा था। इसका एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, किसी कॉमन फैक्टर कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। The factor which is common to all the terms is called common factor। ऐसा फैक्टर बच्चों जो सभी के लिए सभी टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, उसी को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि मेरी जो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो इन तीनों में मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है जिसे मैं कॉमन कह पाऊं। तो अभी हमें देखकर ही पता लग रहा है क्या चीज इसमें कॉमन आ सकती है, बताइए। वाई वाई। मैम वाई। क्योंकि देखो एक वाई मुझे यहां से भी मिल जाएगा, एक वाई यहां से मिल जाएगा, एक वाई यहां से मिल जाएगा। तो ऐसे हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है कि कॉमन चीज को ढूंढो। उसको ढूंढने के बाद क्या करना है उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हमने इस एग्जाम्पल को लास्ट क्लास में भी सीखा था, अभी इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें देखिए 4 चीजें नजर आ रही है। इन चारों में एक चीज ऐसी है जो मुझे कॉमन दिख रही है, तो आप बताइए वो चीज कौन सी है? एप्पल। एप्पल। ठीक है, चारों में देखिए सभी के पास सेब है, सभी के पास एप्पल है। अगर इसमें से बच्चों किसी एक के पास भी एप्पल नहीं होता तो हम इसे कॉमन नहीं ले पाते। अगर ये एप्पल इस पाइनएप्पल के पास नहीं होता तो हम इसको कॉमन नहीं कह पाते। क्यों कॉमन नहीं कह पाते? क्योंकि कॉमन बच्चों वही होता है जो किसमें हो, जो टू ऑल द टर्म्स में हो, जो सभी टर्म्स में होगा उसी को कॉमन कहना है। अगर एक टर्म्स को भी उसने मिस कर दिया तो वो कॉमन नहीं होता। जैसे कि अगर यहाँ पे ये एप्पल इस टर्म को मिस कर देता तो हम कहते कि इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर होता। पर देखिए सभी के पास एप्पल था तो हमने कहा कॉमन आ गया एप्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो चीज कॉमन आती है बच्चों उसको आपने मैम सिर्फ, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? यस मैम। मैम आपने अभी तक जो भी पढ़ाया है वो दोबारा बता देंगे, क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ।
ठीक है बेटा, ठीक है अभी, लेकिन आप क्लास को थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करें, ठीक है बच्चों, सभी के लिए मेरी एडवाइस है। अभी हमने यही पढ़ा कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं और उसको कैसे हमने फाइंड करना है, तो ये उसका एक एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से सभी बच्चे ध्यान रखें कि थोड़ा सा आप टाइमली ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। हमने पढ़ा कि 40 की फैक्टराइजेशन ऐसे होती है, एक्स वाई की ऐसे होती है, अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो उसकी फैक्टराइजेशन ऐसे होती है। लेकिन अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है बड़े क्वेश्चंस की, जैसे कि एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स एल, तो इस पूरे की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम एक मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कॉमन फैक्टर होता क्या है, तो कॉमन फैक्टर वो होता है जो हमें सभी टर्म्स में दिखता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा तो सभी टर्म्स में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है एप्पल, तो इसको मैं कॉमन मानूंगी। तो जिस भी चीज को हम कॉमन लेते हैं, जो भी चीज हम कहते हैं कि हमने कॉमन ली है, उसको बच्चों हम एक बार बाहर लिखते हैं, सिर्फ एक बार, ठीक है। एप्पल यहाँ पे 4 बार था, गलती से भी आप इसमें इसकी पावर मत लगा देना या इसको 4 बार मत लिख देना। जो चीज कॉमन होती है उसको उठा के हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे ही आपने अपनी कॉमन चीज को बाहर लिख लिया, उसके एकदम बाद ही ब्रैकेट शुरू कर देना है, जैसे मैंने किया है, ठीक है। कॉमन चीज बाहर लिख ली, ब्रैकेट शुरू कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बच्चों वो सारी चीजें आएंगी जो हर एक टर्म के पास बच रहा है विदाउट एप्पल। एप्पल तो हमने कॉमन ले लिया, अब फर्स्ट टर्म से एप्पल को हटाने पर फर्स्ट टर्म के पास क्या क्या बच रहा है वो आपने सब कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट टर्म के पास बच रहा है बनाना। बात करें सेकंड टर्म की, तो क्या बच रहा है, मैम ऑरेंज। ऑरेंज, ठीक है। माइनस का साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस, और हमारे पास बच रहा है ऑरेंज। बात करें थर्ड टर्म की, तो क्या बच रहा है एप्पल के अलावा, मैम पाइनएप्पल। मैम पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। और बात करें फोर्थ टर्म की, तो क्या बच रहा है, मैम स्ट्रॉबेरी। मैम तो बस ऐसे ही स्ट्रॉबेरी। इसी तरह से आपने मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे फैक्टराइजेशन के, वो भी सॉल्व करने हैं विद मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अभी करते हैं हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तो इसको अभी नहीं करेंगे, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसमें आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या चीजें कॉमन नजर आ रही हैं। देखिए, हमने इसमें कॉमन चीज ही बतानी है, हमने बाहर कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कॉमन चीज को उठा के बाहर लिखो, वैसा कुछ नहीं करना है। बस क्या करो, इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर बनाओ, जो चीज कॉमन आएगी वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, इसके भी फैक्टर बनाइए, इसके भी फैक्टर बनाइए, जो दोनों के पास होगा उसी को हम कॉमन कहेंगे। एक चीज भी आ सकती है, दो चीजें भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में हो। मैम 2 और 3। ठीक है, मैम बिल्कुल सही। 2। हमें हमेशा हमने कोशिश करनी है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। तो करते हैं अभी, 12 को तोड़ेंगे हम 3 इंटू 2, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, मल्टीप्लाई में x, मल्टीप्लाई में 2 बार y, क्योंकि y का हो रहा है स्क्वायर। बात करें 6 की, तो 6 टूट जाएगा आपका 3 इंटू 2 में। अब हमने ये चेक करना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो मैंने देखा इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इट मीन्स हम 3 इंटू 2 को कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर हम कितने 2 कॉमन ले सकते हैं, एक यहां पर है, 2 यहां पर है, तो हम कितने 2 कॉमन ले पाए, हम एक ही। सिर्फ मैम एक। सिर्फ, ठीक है। तो क्यों हम एक ही कॉमन ले पाए, क्योंकि ये एक रूल होता है कि जिस चीज को आप कॉमन ले रहे हो, चेक कर, अगर वो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। जैसे मुझे दिखा यहाँ पर कि 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसके पास 2 एक ही बार था, इसके पास 2 2 बार था। तो जिसके पास भी कॉमन चीज सबसे कम क्वांटिटी में, सबसे कम संख्या में, सबसे कम नंबर में होगी, उतनी ही चीज आप कॉमन ले पाओगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कितनी बार 2 होता, मान लो यहाँ पर भी एक और बार 2 होता, तो अब हम कितने 2 कॉमन ले सकते थे, मैम 2 2। तो इसको भी और इनको भी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, जिसके पास सबसे कम नंबर का होगा उसको आप कॉमन लेते हो। जैसे अभी एक और एग्जांपल करते हैं, ये आप सभी का बिल्कुल ठीक है, 3 इंटू 2 इसमें आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो इन दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है। क्या चीज कॉमन है, 6 कॉमन है। तो अभी
अगले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि कब कब क्या क्या चीज कॉमन लेनी है, ठीक है। चलो तो अभी के लिए क्वेश्चन है एक्स वाई की पावर 2 साथ में z कॉमा 25 एक्स की पावर 2, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 25 का स्क्वायर नहीं है वो, 25 एक्स की पावर 2 वाई जेड कॉमा 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर। इसमें बताइए क्या चीज है जो तीनों में कॉमन आ रही है। YZ। मैम YZ। सिर्फ वाई जेड भी है। मैम X। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तीनों में कॉमन आ रहा है एक्स वाई जेड। पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स एक बार, वाई दो बार और जेड एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 25 को तोड़ो, 25 टूट जाएगा, 5 इंटू 5 में एक्स आ जाएगा दो बार और एक बार वाई एक बार जेड। अब इसको भी तोड़िए 16 को, तो 16 आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 में, और x एक बार, y एक बार, z दो बार। तो हमने देखा कि यहाँ पर पहली टर्म के पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। वैसे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ x आर 2, वैसे तो हमें दिख रहा है कि इसके पास दो x थे, पर कॉमन हम एक ही ले पाए, क्योंकि कॉमन हमेशा ही लीस्ट नंबर को लेना होता है, ठीक है। किसको? जिसके पास सबसे कम चीज होगी उतनी ही आप कॉमन ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर हम दो x कॉमन लेना चाहें तो इसके पास तो एक ही x है, ये दूसरा x कहां से लेके आए? ये तो चलो अपने दोनों x दे देगा, लेकिन इसके पास तो एक ही है तो कैसे देगा ये? और इसके पास भी एक है तो ये भी सेकंड वाला कहां से लेके आएगा? इसलिए जिसके पास सबसे कम हो उसी को आपने कॉमन लेना है, ठीक है। तो पहली चीज x कॉमन आ गई। उसी तरह से y यहाँ पे दो बार था, लेकिन इसके पास एक बार है, इसके पास भी एक बार है, तो इससे भी हम एक ही y लेंगे, तो y भी एक बार कॉमन आ गया। उसी तरह से z z z z भी कॉमन आ गया, तो x y z है जो तीनों में कॉमन है, इसे हम कहेंगे दिस इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अभी ये तो हमने सीख लिया कि कॉमन होता है तो कैसे लिखते हैं, पर अगर कॉमन ही ना हो तो क्या ऐसा कभी कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा? तो चलिए ट्राई करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ 9z कॉमा 10y, बताइए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? मैम कुछ कॉमन नहीं है। मैम कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता होगा उसके पास क्या कॉमन होता होगा? मैम इसकी पावर। नहीं, पावर नहीं, कुछ ऐसा जो दोनों से मल्टीप्लाई अगर कर भी दे तो भी इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम 1। वेरी गुड, बिल्कुल One। सिंपल है, ठीक है। तो वन। होता क्या है कि दिखने में, जब हमने देखा तो दिखने में तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा, लेकिन जीरो तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो तो अगर जब कुछ कॉमन ही नहीं तो जीरो कैसे कॉमन है? तो जीरो भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो दिखने में कुछ नहीं, लेकिन लिखने में हमेशा ही वन। जब हम कहते हैं, हम कभी कभी कहते हैं कि हमने यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स के साथ कोई नहीं है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, लेकिन एक्स के साथ हमेशा वन होता है ना। जब हम लिखते हैं एक्स तो हम कहते हैं इसकी पावर में कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तब भी हम वन लिखते हैं। क्या हम कभी जीरो लिखते हैं? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही होगा कि इन दोनों के बीच में देखने में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हमेशा वन इसमें कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? मल्टीप्लाई बाय वन कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय वन कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना? क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जब मैंने अपनी मर्जी से वन मल्टीप्लाई किया तो देखिए कॉमन आ गया, इसके पास भी वन और इसके पास भी वन। लेकिन इतना लॉन्ग कट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में याद रखना, जिसके पास कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसके पास हमेशा वन कॉमन है, हमने ऐसा कहना है, ठीक है। अभी करते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। चलो अभी क्वेश्चन आपके सामने है 5x 9x स्क्वायर 16y, तो बताइए इन तीनों में क्या कॉमन है? मैम X। नो मैम X नहीं, सॉरी। हाँ बताएं, सब मैम समझ गए? 1। फिर से बोले बेटा। मैम 1। ठीक है, देखो x मैम कॉमन वन। नहीं कह सकते हम, क्यों क्यों नहीं कह सकते? मैम मैम क्योंकि ये क्योंकि वो तीनों क्रम में नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तीनों में नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी x लिखा होता तब हम कहते कि x कॉमन है, लेकिन वो तीनों में नहीं था, तो
कॉमन वही चीज कहलाई जाएगी जो सभी के पास होगी। इसके पास था, इसके पास था, इसके पास नहीं था, तो इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है। बात करें नंबर की, तो नंबर इसके पास 5 आएगा, इसके पास 3 3 आएगा, इसके पास 4 4 आएगा, तो ये भी कॉमन नहीं आ सकते। ना नंबर कॉमन आया, ना कोई वेरिएबल कॉमन आया, तो इसलिए कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें, क्लास को थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन किया करें, क्योंकि आधा कंसेप्ट ना फिर मिस हो जाता है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि आप क्लास में थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन हो सके। चलो अभी के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। 16z, 4, y, 8, x क्या कॉमन है तीनों में? मैम 2। मैम आप एक बार ये वाला 1 2। दोबारा समझा दो। कौन सा वाला बेटा? पीछे वाला, ये वाला? मैम जो इससे पीछे समझाया था। ठीक है, अच्छा पहले इसको करते हैं फिर उससे करेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं ओके एक बार, मैम। फिर उससे करेंगे। चलो पहले ये बताइए। मैम 2। मैम 4 and 2। मैम 2। और 2 मतलब दोनों नहीं होंगे, एक ही चीज कॉमन होगी। तो जैसे अब इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करो अगर, और फैक्टर कैसे बनाने हैं, तो प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 16 को तोड़ेंगे तो कितनी बार 2 आएगा? 4 बार, और मल्टीप्लाई में z। और 4 को तोड़ेंगे तो कितनी बार 2 आएगा? 2 बार। और 8 को तोड़ेंगे तो कितनी बार 2 आएगा? 3 बार। ठीक है, तो अब बताइए कितने 2 हम कॉमन ले सकते हैं? मैम डबल 2। मैम डबल 2। ठीक है, क्योंकि सबसे मिनिमम ये है, सबसे कम लीस्ट अमाउंट में ये है, लीस्ट क्वांटिटी में ये है, तो इसको ही हम लेंगे कॉमन। तो इट मींस इनके बीच में कॉमन आ गया 4। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4। चलो तो ये था इसका। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। जैसे मैंने अभी, नंबर तो सेम नहीं ले पाएंगे पर उस टाइप का ले लेते हैं। जैसे कि 5x था, कॉमा में 9x², कॉमा में 16y। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने अभी बस इतना पता करना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। चलिए, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन के लिए हमें सबसे जरूरी बात ये पता होनी चाहिए कि कॉमन चीज वही होती है जो हमारी सभी टर्म्स के पास हो। ठीक है, तो कॉमन वही होती है जो हमारी सभी टर्म्स के पास हो। टर्म्स हमारे पास हैं 3, 1, 2 और 3। तो हमने उस चीज को ढूंढना है जो तीनों के पास हमें नजर आ रही होगी। तो मैंने देखा इसके पास x है, इसके पास भी x है, पर इसके पास तो x नहीं है, तो इसका मतलब x तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। नंबर की बात करें तो ये 5 है, यहां से 3 इंटू 3 आएगा, यहां से 4 इंटू 4 आएगा, तो कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। तो कहने के लिए तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं मैथ में कि इसके पास कुछ नहीं है या कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमेशा एक चीज होती है जो कॉमन होती है, जिसे हम कहते हैं 1। ठीक है, 1 वो नंबर है जो तब कॉमन होगा जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो। तो ये कंसेप्ट अभी बताए, अभी आपको कोई डाउट है? शायद नंदिनी बेटा आपने पूछा था ये वाला क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नंदिनी आपको मेरी आवाज आ रही है? हरिओम जी के नाम से जो ज्वाइन होते हैं आप। हाँ, अभी कोई डाउट है आपका इस वाले कंसेप्ट में तो पूछे कि जब कुछ कॉमन नहीं तब 1 कॉमन लेना है। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। 10z, 20z², 3। चलिए बताइए। मैम मैम 1। ठीक है, मैम तो इस बार मैम भी सिर्फ और 1 यस। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा दोनों के बीच में, z कॉमन आ जाएगा दोनों के बीच में, पर थर्ड वाले का क्या? थर्ड वाले को तो अकेला छोड़ दिया। तो इसमें जब तीनों के पास कोई सिमिलर चीज नहीं है तो हम कहेंगे कॉमन। चलिए, तो अभी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अच्छा, किसी का डाउट है अभी तो पूछे। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना है किसका? तो 2x, 3x की पावर 2,
4। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, कौन सा फैक्टर कॉमन है, वो आपने बताना है और इसका आंसर बच्चों आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आ चुका होगा। ठीक है, चलिए तीनों को ध्यान से देखिए। कॉमन वही होता है जो तीनों में हो, किसी एक में भी मिस हो गया तो उसको हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको पता है कि मैथ की भाषा में उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए तो अभी 9 बच्चों के आंसर हैं। फटाफट से बच्चों हैंड भी रेज कर दें जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास अभी 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 बच्चे हैं, जिसमें से 11 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, रंजीत जी के नाम से कौन है बेटा, अपना नाम बताएं। रंजीत जी के नाम से कौन ज्वाइन हुए हैं, अपना नाम बताएं। मैम अंजलि। ठीक है, अंजलि, रानी, दीपावली, एक और नाम से अंजलि, निशा, सलोनिया, नेहा, दिव्या, शुभलक्ष्मी, लखीप्रिया, सुष्मिता, दीपिका, मुस्कान, दीनानाथ जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं, और प्रिया, दीपांशी, मानसी, मीनाक्षी, अरुण वर्मा जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं। ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। अच्छा, जिनके मैंने नाम नहीं लिए वो अपना नाम बताएं। अगर आपने नहीं तो अपना नाम आप चैट में लिख दीजिएगा बाद में। ठीक है, एक अरुण वर्मा जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं वो, और एक दीनानाथ जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं वो। आप अपना नाम माइक ऑन करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो पोल में मैं देख पा रही हूँ अभी 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से आंसर कर लीजिए। तब तक के लिए करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए बच्चों, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर ही, जहां पे आपने आंसर दिया था पोल का। तो आप देख पा रहे होंगे कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर चूज किया है। ठीक है, तो अभी तक जहां तक मैंने देखा तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था, क्योंकि यही राइट आंसर है। क्योंकि अगर मैं इन तीनों में देखूं तो तीनों में कुछ भी मुझे कॉमन नजर नहीं आया। ठीक है, हाँ, तो जिन बच्चों को मैंने नाम के लिए कहा था, एक ने लिख दिया है, अनामिका। दीनानाथ प्रजापति जी के नाम से जो है बेटा, आप भी अपना नाम एक बार चैट में लिख लीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो, तो अभी हमने पढ़ लिया कॉमन कैसे निकालना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में कॉमाज लगे हुए थे, इसलिए हमने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। इन्होंने इतना ही पूछा था कि कॉमन फैक्टर बताओ, हमने बता दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के जो है वो आप फैक्टराइजेशन कीजिए, तो हमने लिख दिया 2x + 10। अब आपको कॉमन लेकर के बाहर लिखना है, और उसके अलावा जो चीजें अंदर बचती हैं वो अंदर लिखनी है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इसमें क्या कॉमन आएगा। मैम मैम 2। 2। 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या क्या बच गया, मैम मैम x x प्लस प्लस y। y मैम 5 5। x प्लस प्लस 5। y। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। देखते हैं इस तक कैसे पहुंचना है। बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम अपनी टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। 2 और x को फैक्टराइज कीजिए तो 2 गुना 2 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। 10 की फैक्टराइजेशन कीजिए तो 10 हो जाएगा आपका 5 × 2 में। फिर हमने देखा कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जब कोई चीज कॉमन आती है बच्चों, तो उसको आपने एक बार लिख देना है बाहर, और उसको लिखने के तुरंत बाद एक ब्रैकेट शुरू कर देंगे। अब देखो, फर्स्ट टर्म में से जब हमने 2 को गायब कर दिया या कॉमन लेके बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया सिर्फ और सिर्फ x, और बीच में है प्लस का साइन तो प्लस लगा लेंगे। सेम वैसा ही करेंगे अपनी सेकंड टर्म के साथ, कि सेकंड टर्म में इस 2 को बाहर कॉमन लेने पर या 2 को हटाने पर क्या बच रहा है, बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा फैक्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं आगे भी। तो अगर आपको अभी भी फैक्टर्स बनाने में कोई भी डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और अपना क्वेश्चन मुझसे आप पूछिए। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं बेटा, थोड़ा जोर से कहें।
आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही। अच्छा, किसी और स्टूडेंट को इनकी आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है तो बेटा आप बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। मैम बहुत लो आ रही थी। हाँ मुझे भी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं तो चैट में लिख दीजिए रिपीट, या फिर आर लिख दो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं रिपीट करने को, आप कह रहे हैं बेटा अगर माइक ऑन करके, तो आप आर लिख दो। मैम थर्ड लाइन, अच्छा थर्ड लाइन, ये वाली, ये वाली, ठीक है। चलो अभी आर भी आया है एक, इसका मतलब रिपीट भी करना है। चलो इसको शुरू से ही करते हैं। अच्छा, अब इन्होंने हमें कहा कि ये आपका 2x है और ये प्लस में 10 है, ठीक है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि क्या करो, इस पूरी टर्म की फैक्टराइजेशन करो। तो हमने कहा ठीक है करते हैं। कैसे करनी है, तो उसके लिए इन्होंने हमें एक मेथड दिया हुआ है। वो मेथड क्या है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन है, पहले तो उसको ढूंढो, फिर उसको बाहर लिखो, ठीक है। क्या करो, पहले जो कॉमन है उसको ढूंढो, उसको बाहर लिखो। पर कॉमन कैसे ढूंढना है, तो कॉमन आपने ढूंढना है इसकी फैक्टराइजेशन करके। तो मैंने क्या किया, 2 को और x को तोड़ दिया 2 इंटू एक्स में, मैंने इसके फैक्टर बना लिए किसके, 2x के। फिर मैंने 10 को भी तोड़ दिया किसमें, तो 2 इंटू 5 में, मैंने 10 के भी फैक्टर बना लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो मैंने देखा कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है। इन दोनों में ही कोई एक ऐसी चीज है जो दोनों के पास है। अगर 2 सिर्फ यहाँ पे होता, यहाँ पर 3 होता, तो तब मैं इस 2 को कॉमन नहीं ले पाती। लेकिन इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये वाला 2, यहां से ये वाला 2 कॉमन ले लिया। जो चीज आप कॉमन लेते हो उसको आपने बस एक बार ऐसे लिखना है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद आपने ब्रैकेट शुरू कर देना है। अब जो चीज कॉमन आ जाती है उसको तो हम बाहर लिख लेते हैं, लेकिन कॉमन लेने के बाद भी तो बहुत कुछ बच रहा है, बच रहा है ना। तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म में जब हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो उसके अलावा जो है वो फर्स्ट टर्म की जगह पे x बच रहा था। तो उसको आप x ऐसे कैसा लिखेंगे, कहां पर, तो फर्स्ट टर्म की जगह पर, और बीच में है प्लस का साइन, तो प्लस लगा लीजिए। और सेकेंड टर्म में इस 2 के अलावा क्या बच रहा है, तो 5 बच रहा है, इसलिए 5 को हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। कॉमन चीज बाहर, कॉमन लेने के बाद जो जो उसके अलावा बचता है वो ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अभी बताएं बच्चों, अभी कोई डाउट है? बेटा अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, पोल में एक ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही, फिर हम क्वेश्चन करेंगे दोबारा से पोल में, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, 3HL प्लस 15L, तो बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैम L को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में 3H प्लस 15 लिख, नहीं नहीं नहीं, थ्री 3 मैम फैक्टराइजेशन ले लेंगे पहले इसकी फैक्टर प्लस 15। नहीं, पहले फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि 15 को भी तोड़ो, 15 को तोड़ो, क्या पता कुछ कॉमन निकल आए, क्योंकि हमने नंबर भी चेक करना, ठीक है। मैम 3 कॉमन है। हाँ, नंबर भी कॉमन है, मैम L भी कॉमन है। भी कॉमन है, एल भी कॉमन है, तो दोनों चीजें कॉमन है, इसलिए हमेशा फैक्टराइजेशन किया करें। तो करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। तो 3 हो जाएगा आपका 3 इंटू एच इंटू एल में, बीच में आ गया प्लस का साइन, तो प्लस लगा लीजिए। और ये आ गया आपका 15 को तोड़ दो 5 इंटू 3 इंटू एल में। अब मैंने देखा कि मेरे पहले टर्म के पास जो है वो 3 है, मैंने देखा कि इसके पास भी 3 है, तो मतलब यहां से जो कॉमन चीज आ गई, एक तो वो 3 आ गई, दूसरा मैंने देखा कि इसके पास भी एल है और इसके पास भी एल है, तो दूसरी कॉमन चीज जो है वो एल आ गई। तो जब दो चीजें आपस में, दो चीजें कॉमन आती है बच्चों, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 के साथ एल मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाता है 3L, इसलिए हम डायरेक्ट 3L ही लिखेंगे, ठीक है। वैसे क्या होता, अगर दो चीजें होती हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें कॉमन आती हैं, तो वो सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 और L को मल्टीप्लाई करके बन गया 3L, तो मैंने बाहर 3L निकाल दिया।
ब्रैकेट शुरू कर दिया, 3 और L के अलावा फर्स्ट टर्म में बच रहा है H, तो H लिख दो, बीच में प्लस का साइन, प्लस लिख दो, सेकेंड टर्म में 3 और L हटाने पर बच रहा है 5, तो 5 लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, इसको फिर से एक बार समझते हैं। 3HL और 15L, ठीक है, 3HL 15L 3H और L है और प्लस का 15L है। तो मैंने कहा कि हमने जो है इनको फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर का यूज करना है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर हम ऐसे इसको ऊपर ऊपर से देखें तो सिर्फ L कॉमन लग रहा है, लेकिन कभी भी ऐसे ना करें, हमेशा इसके फैक्टर बनाएं। तो पहले इस टर्म के फैक्टर बना लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय L, और प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया, और 15 को तोड़ो तो 15 आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करने के बाद चेक करो कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। जैसे कि इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। ठीक है, दूसरी चीज देखें, इसके पास भी L है, इसके पास भी L है, तो एक L कॉमन आ गया, 3L कॉमन आ चुका है। तो ब्रैकेट शुरू कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा जैसे ही आप कॉमन चीज लिख लोगे फटाफट से ब्रैकेट शुरू कर देना है। उसके बाद क्या बच गया अंदर, तो फर्स्ट टर्म के पास बच गया L प्लस का प्लस, और सेकंड टर्म के पास बच गया 5, और ब्रैकेट हो गया हमारा क्लोज, और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। देखिए, तो आपने जो है वो फैक्टराइज करना है किसको, तो 5xy प्लस 15y को। ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से, जो पहले तो इसके फैक्टर बना लो, 5xy को तोड़ के लिखो, 15y को तोड़ के फैक्टर बना के लिखो, फिर देखो कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। एक चीज भी हो सकती है, दो चीज भी हो सकती है ना। तो ट्राई करें, और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। चलिए, जिन बच्चों का आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, वो पोल में अपना आंसर दे सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, गड़बड़ ना करें, आराम से सोच समझ के सॉल्व करो। देखो कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, कॉमन लेके बाहर लिख दो, फिर देखो कि अंदर क्या क्या बच रहा है। सिंपल। ठीक है, बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें। ठीक है, अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, ट्राई कीजिए, देखिए सही होगा गलत होगा मैं कहती हूँ बात की बात है, पर कोशिश जरूर करें और ट्राई जरूर करें हमेशा। जो भी हम कंसेप्ट सीखते हैं, स्टेप सीखते हैं, उनको खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करें कि मुझसे ऐसा करने पे हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैथ है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आता है। ठीक है, तो 15 बच्चों के आंसर अभी आ चुके हैं, और देखा जाए तो क्लास में अभी 31 स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, आधी क्लास ने आंसर दे दिया है। बाकी भी धीरे धीरे आंसर दे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आंसर दे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हल कीजिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। तो 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, 31 बच्चे क्लास में हैं, तो 10 बच्चे अभी और रहते हैं। ठीक है, 22 के आंसर आ चुके हैं, 23 बच्चों ने आंसर दे दिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप लोग भी अपना अपना आंसर दे दीजिए तब तक के लिए। जिन बच्चों ने आंसर दिया है वो हैंड रेज करें। देखो, हैंड उन्हीं का रेज होना चाहिए जिन्होंने आंसर दिया है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि 2-3 क्लासेस से कि सभी बच्चों ने हैंड रेज किया होता है, लेकिन आंसर उन्होंने नहीं दिया होता। तो ऐसा ना करें बच्चों, अगर आंसर दिया है तो ही हैंड रेज क्या करें, नहीं दिया तो हैंड डाउन रखें, है ना। तो अभी
अंजलि, रूपा, प्रतीक्षा, खुशी, संध्या, दीपांशी, दिवांशी ने नहीं दिया अभी, ठीक है। संध्या, सलोनिया, नेहा, रानी, दीपिका, प्रिया, अनामिका, आरिफ रजा जी के नाम से जो है, सुष्मिता, मानसी, निशा, मुस्कान, शुभलक्ष्मी, लकी प्रिया, निर्मला, निर्मला जी के नाम से जो है, मीनाक्षी, प्राची, चंचल, अनामिका, जिया, अंजलि, शीतल, ये सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड्स का वेट। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड 25 बच्चों ने आंसर दे दिया था, 25 स्टूडेंट ने। उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चूज किया है आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा, वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने करनी थी इसकी फैक्टराइजेशन, तो 5xy को तोड़ के लिखो और 15y को तोड़ के लिखो। 5 को तोड़ेंगे 5 इंटू x इंटू वाई में, 15 को तोड़ेंगे 5 इंटू 3 इंटू वाई में। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, बताएं फटाफट से। हम 5 और y। और y, ठीक है। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो 5y कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म के पास 5y को कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, मैम x x। और मैम, सेकंड टर्म के पास 3। मैम प्लस का 3। तो ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, तो पूछ लीजिए, नहीं है तो y टाइप कर लीजिए। मैम हमारा बोर्ड ही गायब हो गया, बोर्ड नहीं दिख रहा है मैम। और बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि आपको एक जो है वो एक्सप्रेशन दिया है, उसकी आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा है, ठीक है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में ये अब क्या पूछने वाले हैं। जैसे कि ये आपका 24 है, आपने 24 के फैक्टर्स लिखे 6 और 4। तो नंबर को देख के तो हमें दिखता है कि ये इसके फैक्टर है, लेकिन क्या फैक्टर की हेल्प से भी हम कभी नंबर निकाल सकते हैं? यस मैम। कैसे? अगर हम 6 इन्हें को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। क्या करें, अगर हम इनको 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 24। 24 के जब हमने फैक्टर बनाए तो 6 और 4 आया। जब 6 और 4 को हमने वापस से मल्टीप्लाई किया तो 24 हमें वापस मिल गया। तो अगर नंबर में ऐसा हो रहा है, नंबर के केस में ऐसा हो रहा है, तो क्या एक्सप्रेशन के केस में भी ऐसा होता होगा? अभी देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अभी हमारा जो आंसर आया था वो आया था 5y बाहर और अंदर आया था x प्लस में 3, ठीक है। ये हमारा आया था आंसर। तो ये हमारे फैक्टर थे किसके, हमारे उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो अब हमने जो है वो एक्सप्रेशन से फैक्टर तो निकाल लिए। अब हम चेक करते हैं कि क्या हम फैक्टर से अपना एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। तो देखिए होता क्या है, जो चीज ब्रैकेट के बाहर थी वो हमने कॉमन ली थी, है ना, सबको पता है। मैम हमें तो बोर्ड ही नहीं दिख रहा। बेटा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, आपको ब्लैक दिख रही है, या आपको बस हम बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कुछ? मैम आप मतलब सारे बच्चे दिख रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जहां पे देखिए 26 अदर्स लिखा है वहां पे क्लिक करो। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा, जहां पे बहुत से बच्चों के तो नीचे नीचे होगा PRE प्रेजेंटिंग, ठीक है। उसपे ओके मैम। तीन तीन बने हुए हैं आगे आइकन, तो सबसे सेंटर वाले पे क्लिक करो, पिन है ना, उस पे क्लिक कीजिए। सेंटिंग वाले पे पिन चीज है उस ठीक है, जो बिल्कुल बीच में है उस पे क्लिक करो और फिर बैक बैक करो। क्या अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। उसको पिन करके भी नहीं दिखा बेटा? मैम यहाँ पे आया, ऐसा आया होगा, फिर अब ट्राई करें। देखो यहाँ पे लिखा है अवंती फेलोज और उसके आगे PRE, है ना। तो उसके बीच में जो सबसे सेंटर में बना है वो ब्लू होना चाहिए। फिर बैक करके वापस से चेक करें। ओके मैम।
अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप एक बार करो, स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भेज दो, ठीक है, वहां पे मैम आपको मैम आ बता गया आ गया आ गया मैम। देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, चलो। थैंक यू तो मैम। अभी हम सीख रहे थे कि ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के जब हमने फैक्टर बनाए तो हमें ये चीज मिली, क्या मिली, 5y(x+3) ये हमें मिला। अब हमें वापस से इसको सॉल्व करके अपना क्वेश्चन लाना है। तो ऐसा चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। देखो, तो जो चीज बाहर लिखी हम सभी को पता है ये कॉमन थी, कॉमन थी तो इसका मतलब ये इसके पास भी थी, है ना, ये इसके पास भी थी और ये इसके पास भी थी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y से बच्चों हम x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5y से हम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कॉमन लिया था दोनों से लिया था, तो जब मल्टीप्लाई करने की बारी आई तो भी तो दोनों से ही करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम करेंगे 5y मल्टीप्लाई बाय x, और फिर से प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लिया, और फिर से यहाँ पे 5y मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया 5yx लिख लो इसको, या फिर xy लिख लो, एक ही बात है ना। xy प्लस 15y। तो देखते हैं क्या यही हमारा क्वेश्चन था। तो हाँ, यही हमारा क्वेश्चन था, 5xy और 15y। तो इसका मतलब हमने जो है वो फैक्टर्स की हेल्प से अपना क्वेश्चन, अपना एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा ही सिंपल है। जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसको अंदर मल्टीप्लाई करते रहना। मैम ऐसे हम X- चेक भी कर सकते हैं ना? हाँ, ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको करके बताएं, चलिए। मैम x का स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर। आगे। मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। ठीक यस है, मैम बिल्कुल यही सही। होगा। पहले हम x को x से मल्टीप्लाई करें। हाँ, पहले हम x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x को स्क्वायर से, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x को x के क्यूब से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि जब कॉमन लेते थे तीनों से लेते थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तीनों से करना पड़ेगा, है ना। तो अभी करते हैं इसको। जब आप x को बच्चों x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को x के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? x इंटू एक्स, कभी भी 2x मत लिखना। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का आंसर हमेशा ही पावर में आता है, ठीक है। तो आ गया x का स्क्वायर, यहाँ पर 2 पावर थी, 1 पावर ये है, तो यहाँ आ जाएगा x का क्यूब, और यहाँ पे 3 पावर ये थी, 1 पावर ये है, तो x की पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन जो है वो सीधा पोल में करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो अभी अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, x, चलो 2x है ये, अंदर है 3xy प्लस 9y प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मुझे बताएं। मैम 6x स्क्वायर वाई 18xy एंड 4x प्लस कर ठीक है, करके। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहले 2x को उठाओ, उसकी मल्टीप्लीकेशन करो 3xy में, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। 2x को फिर से उठाओ और इसकी मल्टीप्लीकेशन अब कर दीजिए 9y में, प्लस का साइन। 2x को फिर से उठाओ और उसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो 2 के साथ, ठीक है। तो अभी करते हैं इनको मल्टीप्लाई। इसमें क्या होता है, नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर से करनी होती है, वेरिएबल की वेरिएबल से। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 3 2 आ गया 6। x को मल्टीप्लाई किया x से, तो यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर, और y अकेला है तो y को ऐसे हम साथ में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 2x और 9y को मल्टीप्लाई करने में 9 2 18, और x को मल्टीप्लाई करो y से तो आ जाएगा xy, ठीक है, प्लस का साइन। 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो आ जाएगा 4, और x अकेला है तो x का x ही रहेगा। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बाहर वाली चीज मैम अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई करना, पर पावर का ध्यान रखना, ठीक है। अब बताएं, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो नो मैम। मैम। सभी मैम करें ऐसे ही? मैम हमने गलती से चैट सेक्शन में 2 लिख दिया 4 के जगह। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए चैट कर लेते हैं ऑफ, और उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं अंजलि? ये फिर से बता दो एक बार। ठीक है बेटा।
तो हमने क्या करना होता है, जो चीज बाहर लिखी गई होती है उसको हमने हमने उससे अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए बाहर लिखा था 2x, 2x से हम जो है वो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को जब हम 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा वो हमें पता करना होगा। प्लस का साइन, 2x को फिर 9y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x को फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 9y से, फिर प्लस का साइन, और 2x को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना। मतलब कहने की बात यह है, बाहर वाली चीज को अंदर वाली हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 को 3 से, अब इसमें क्या होता है, नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर से करते हैं, 3 2 जा 6, वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल से करते हैं, तो x x जा x स्क्वायर, y अकेला था, y को ऐसे लिख दो, ठीक है। 9 2 जा 18 और एक्स वाई का एक्स वाई, प्लस का साइन, 2 2 जा 4 और x का x। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए और तीनों से करना है, जितने भी टर्म्स अंदर है उन सभी से करना है, ठीक है। तो अभी जी के मैम। लिए एक, हाँ जी बेटा, जी कुछ कह रहे हैं कोई, ठीक है। मैम तो वो अभी के ओके लिए, बोल। अच्छा एक मिनट एक मिनट, किसी का डाउट है तो ही माइक ऑन करें। नो कंप्यूटर मैम। में तो किया लेकिन चैट सेशन में गलत, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ अनामिका बेटा कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों की, अगर किसी, इफ द फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस एंड दिस, फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर एक है 3x और दूसरा है 7y(x) प्लस 10y+3, तो बताइए कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा या क्या रहा होगा। कि उसको जब हमने फैक्टराइज किया तो आंसर में ये आया, ठीक है। तो बाहर वाली चीज से अंदर वाली सभी चीजों को मल्टीप्लाई करना है, बारी बारी अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और पावर का ध्यान रखिएगा, नंबर की मल्टीप्लीकेशन नंबर से कीजिएगा, ठीक है। और जिसका भी हो जाएगा वो अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में, जो कि बच्चों आपके लिए ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी जो है वो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से करें बच्चों। सिक्सटीन स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 17, 18, हाँ आराम से बिल्कुल सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है, बिना सॉल्व किए कोई आंसर नहीं देगा। 20, 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, अभी 22 के आंसर आ चुके हैं, तो 9 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर पोल में जाकर के आप दे सकते हैं। ठीक है 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में हम काउंटिंग शुरू कर देंगे पोल एंडिंग की, इसलिए बच्चों इसको सॉल्व करके अपना आंसर दे दीजिए। ट्वेंटी 26 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड।
5 बच्चे अब रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया है बेटा, अपना आंसर आप सॉल्व करके पोल सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है बच्चों एंड, और आपको इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व और देखते हैं राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो हमने देखा कि बाहर था 3x, तो हमने 3x से जो है वो अंदर बारी बारी सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो पहले हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 7y(x) के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 10y के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो 3 7 देखिए 3 7 सॉरी 3 7 21, 21 आ गया। x की मल्टीप्लीकेशन x में करो तो आ जाएगा x का स्क्वायर, और y अकेला था तो y को अकेला ही रखो, है ना। उसके बाद देखिए तो 3 की मल्टीप्लीकेशन 10 से कीजिए, 3 10 30, xy का xy प्लस का साइन, 3 3 9 और यहाँ पे 9x। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, जो कि कहाँ है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बाकी ऑप्शन गलत क्यों हुए, तो एक बार उनपे भी थोड़ी थोड़ी सी नजर हम डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर लिखा है, जबकि स्क्वायर तो x का हो रहा है ना, तो इसलिए ये गलत है। बाकी सब इसमें ठीक था, हाँ, और यहाँ पे x नहीं था, एंड में भी x नहीं था। इसकी बात करें ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने x स्क्वायर के साथ साथ y का भी स्क्वायर जो है वो लिख लिया है, तो इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है, तो यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर ही नहीं लगाया, इसलिए ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो नो बेटा मैम। नहीं है तो वाई टाइप आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अभी हमने सीखा कि फैक्टर कैसे बनाएं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर की हेल्प से। फिर हमने सीखा कि फैक्टर की हेल्प से वापस से अपने क्वेश्चन का पता कैसे करें, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता कैसे करें। अब हम देखेंगे नया तरीका, ठीक है, जैसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। उससे पहले मैं सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि कोशिश क्या करें बच्चों की 8:35 तक आप जो है वो क्लास को ज्वाइन कर ले, 30 है ना, क्योंकि क्या होता है 35 से लेकर के 40 या 45 तक हम पिछली क्लास का जो भी हमने पढ़ा होता है ना उसका रिवीजन करते हैं। तो इसमें आप जो है वो सभी आपको क्विकली पता लग जाएगा कि क्या क्या हमने पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, सब कुछ आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश क्या करें 35 से या 40 तक, 45 ना सही, 5 मिनट काफी होते हैं रिवीजन के लिए, तो 40 के बीच में कोशिश क्या करें ज्वाइन होने की। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। वैसे तो 30 से 35 ही है, लेकिन बहुत ही अर्जेंट हो, कभी आप नहीं कर पाओ तो आप 30 से 35 तक तो ज्वाइन कर ही दिया करें। ठीक है, चलो, तो फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमने अभी तक उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें सभी टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था। अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि सभी टर्म्स में कुछ कॉमन ना आए तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि when we rearrange the terms to simplify the factorization it is called regrouping। क्या कह रहे हैं ये, कि जब हम अपनी मर्जी से टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास 4 टर्म्स हैं, मैंने अपनी मर्जी से थर्ड टर्म को सेकंड की जगह पे लिख दिया और सेकंड टर्म को थर्ड की जगह पे लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, अपने क्वेश्चन को, अपनी फैक्टराइजेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ऐसा करने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे होगा वो तो हमें क्वेश्चन देख के पता लगेगा, पर अभी हम सीख रहे हैं कि रीग्रुपिंग टर्म्स होता क्या है। रीग्रुपिंग टर्म्स का मतलब सिंपल सा ये है कि टर्म्स के ग्रुप बना लो, कैसे, उनकी जगह बदल के, उनको रीअरेंज करके। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमारी फैक्टराइजेशन इजी हो। तो अभी करते हैं एक एग्जांपल ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। अभी देखिए आपको यहाँ पे 4 चीजें दिख रही होंगी, आप मुझे बताइए कि इन चारों में से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो वो क्या होगा। बनाना। चारों में से बच्चों, चारों में से मैम चारों में तो नहीं है कॉमन। नहीं, मैम चारों में कोई नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो हम बोलेंगे ना चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सवाल जब आ जाए, हाँ 1 है,
लेकिन 1 कॉमन लेके फायदा कुछ नहीं होगा ना, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। अभी हम फ्रूट्स में देखें तो फ्रूट्स में 1 नहीं है, फ्रूट्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर में 1 होगा लेकिन फ्रूट्स में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, चारों की बात हमने की। फिर हमने अब इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व तो करना है, कहा है इसको फैक्टराइज करो या कुछ भी करो, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो फिर हमने इसमें जब थोड़ी सी और नजर दौड़ाई तो हमने देखा कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है और जो मेरी थर्ड टर्म है, इनमें कॉमन है क्या? स्ट्रॉबेरी। यस मैम, स्ट्रॉबेरी। सेकंड और फोर्थ टर्म को देखूं तो इसमें क्या कॉमन है? बनाना। ना। तो अब हमने क्या किया, अपनी मर्जी से इनकी रीग्रुपिंग कर ली। मैंने इस टर्म को इसके साथ लिख लिया, क्यों? क्योंकि इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा था, ठीक है। और लास्ट सेकंड और फोर्थ को एक साथ लिख लिया, क्यों? क्योंकि इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, कैसे इनकी रीग्रुपिंग की। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने थर्ड टर्म को उठा करके सेकंड की जगह पे रख दिया, ठीक है। मैंने इसकी जगह को बदल दिया, मैंने इसे रीअरेंज कर लिया, इसे यहां से उठाया यहां पे रख दिया। तो आप अपने क्वेश्चंस में भी ऐसा ही करेंगे। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट टर्म की तरह कुछ कॉमन थर्ड टर्म में मिल जाएगा हमें, तो आप उसको उठा करके उसके साथ लिखेंगे, उनका एक ग्रुप बना देंगे। पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखिएगा कि जो माइनस का ये साइन है बच्चों, ये उसके साथ ही रहे। मेरी थर्ड टर्म माइनस की थी, तो जब मैंने इसको सेकेंड टर्म की जगह पे लिखा तो मैंने इसके साइन को नहीं छेड़ा, ये माइनस का था, माइनस का ही रहा। और जब मेरी सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के प्लेस पे लिखी गई तो इसका साइन भी चेंज नहीं हुआ, वो प्लस का ही रहा, ठीक है। फिर हमने ग्रुप बनाए हैं। तो अब जब हमने इनकी ग्रुपिंग कर ली है तो कॉमन भी अब ग्रुप वाइज ही लिया जाएगा। अब हम चारों में कॉमन नहीं ढूंढेंगे, जिसका जिसके साथ ग्रुप बना है उसमें ही हम कॉमन चीजें देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि इसके पास एक स्ट्रॉबेरी कॉमन है, इसके पास भी स्ट्रॉबेरी कॉमन है, तो उसको मैंने बाहर लिख दिया और इतने ही पोर्शन में कॉमन लेकर के मैंने अपना क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व किया, ठीक है। ये पहला ग्रुप था। दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरे ग्रुप में मैंने बनाना कॉमन ले लिया और इन दोनों में जो बच गया वो मैंने अंदर लिख दिया, ठीक है। यहाँ से स्ट्रॉबेरी कॉमन ले ली बाहर, अंदर बच गया एक ऑरेंज और कोकोनट, यहाँ पर बच गया एप्पल और पाइनएप्पल, ठीक है। तो ये हमारे पास था कैसे रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स का एक एग्जांपल। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, ताकि क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा, अभी क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। बाकी इस एग्जांपल को भी दोबारा से सीखेंगे, लेकिन बच्चों कोशिश करें कि क्लास को आप 8:35 तक ज्वाइन कर लें, ताकि रिवीजन आपका भी साथ साथ में हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।